हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। 11th क्लास बिजनेस स्टडी के टॉपिक को हम कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ जो बिजनेस है उसको पढ़ रहे थे। तो कुछ एक दो वीडियो हमने पहले की थी। अब नेक्स्ट वीडियो फिर उसी हमारे टॉपिक पर, क्योंकि टॉपिक हमारा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स ही चल रहा है। बस हम हिस्ट्री देख रहे हैं उसकी कि हिस्ट्री क्या है। क्लास 11th का हमारा टॉपिक है, बिजनेस स्टडी हमारा सब्जेक्ट है, व्यवसाय अध्ययन इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री थी उसके अंदर बिचौलियों का उदय कैसे हुआ, ये देखना है हमें। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जैसे जैसे हम व्यापार को आगे बढ़ाने लगे और हमारे देश में बिजनेस बढ़ने लगा, तो उतने ही ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होने लगे व्यावसायिक क्रियाओं को करने में। तो इसी के माध्यम से बिचौलिए जो हैं उनका उदय हुआ, उनकी जो संख्या थी वो बढ़ने लगी, जिनको हम आज के समय में होलसेलर, रिटेलर, ये जो लोग हम कहते हैं, ये सब बिचौलिए हैं जो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का यूज का जो अपना इनका काम होता है और उसमें अपना प्रॉफिट जनरेट करने का रोल होता है, उसको निभाते हैं। तो इंटरमीडियरीज प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड, अभी भी है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बिना मैन्युफैक्चरर हर रीजन में अपने कस्टमरों तक नहीं पहुंच सकता, तो इनका रोल आज भी इंपॉर्टेंट है, उस समय भी इंपॉर्टेंट था। तो व्यापार के प्रचार में बिचौलियों की प्रमुख जो भूमिका होती है वो है, दे प्रोवाइड कंसीडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर। वो देते ही देते हैं भाई, जो भी हैं होलसेलर, रिटेलर, जो लोग हैं वो क्या सेवाएं दे रहे हैं, वो क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरर का जो माल है खुद खरीद लेते हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरर को तो मिल गई, वो तो अब उसके पास तो जो पैसा जो उसने गुड्स बनाई थी उसके लिए उसको तो पैसा मिल चुका है, तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको देते हैं बाय एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्क इन्वॉल्व। अब वो रिस्क किसके पास ट्रांसफर हो गया, जो बिचौलिए हैं उनके पास, और फॉरेन ट्रेड में ये और भी ज्यादा है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पुराना जो प्रथा थी हमारी, वो हमारी प्रथा थी सेठ वाले, जिनको हम साहूकार कहते थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ आल्सो डेवलप्ड एंड एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो जैसे जैसे मुगल शासन आया तो ये जो सेठ थे, साहूकार थे, इनका रोल उतना ही ज्यादा बढ़ने लगा। और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने भी इसको और ज्यादा प्रमोट किया। तो जो ये सेठ वाली जो प्रथा थी ये धीरे धीरे बढ़ने लगी, और जो बिचौलिए हैं उनका रोल और इंपॉर्टेंट होने लगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार की जो व्यवस्था थी वो स्टार्ट हुई, लोगों को लोन दिया जाने लगा, क्योंकि साहूकार लोग क्या करते थे, उनके प्रेसिशियस मेटल्स अपने पास रख लेते थे और उनको लोन दे देते थे। कोई खेती करने के लिए लोन लेता था, कोई अपने जो जीवन को यापन करने के लिए जो चाहिए चीज थी, मान लिया क्योंकि आज के समय में फ्लड बहुत आता है, सूखा बहुत होता है, तो उस समय भी ऐसी ही कंडीशन थी, तो लोन वो लेते थे और ये लोन वो जगत सेठ ये देते थे इनको। एंड एडवांसेस, अगर उनको पैसा भी चाहिए था, शादी वगैरह जैसे जितने भी हमारे ऐसी नेसेसरी जरूरतें होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए लोन वगैरह भी देते थे, जिससे अपना कमर्शियल ऑपरेशन को ये बढ़ा सके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंजॉय फ्रूट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो मैं आपको बता चुका हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस। तो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो हमारे फेवर में था। फेवर में क्यों था, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। तो उस समय हमारा देश जो था वो मेजर एक्सपोर्टर था। आज के समय में हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, उस समय एक्सपोर्टर थे हम। वेयर एक्सपोर्ट एक्सीज इंपोर्ट, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो निर्यात है, निर्यात जो है आयात से ज्यादा था। विद लार्ज मार्जिन, मतलब जो मार्जिन था ना, जैसे आज के समय में इंपोर्ट का मार्जिन ज्यादा है, ऐसे ही उस समय जो था वो एक्सपोर्ट का मार्जिन ज्यादा था। द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर। अब ये जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था, ये जो साहूकार प्रथा थी, उसने मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को और जो मर्चेंट्स थे, मतलब कि जितने भी व्यापारी थे, जिस भी नाम से उनको जाना जाता है, उन सबको बहुत ज्यादा
इस सिस्टम ने बेनिफिट पहुंचाया। उनके पास एडिशनल कैपिटल आने लगी जिससे वो अपने व्यवसाय को एक्सपेंड और डेवलप कर सकते थे। तो ये था बिचौलिए से संबंधित। अब जो भी व्यवसाय कभी भी बढ़ेगा तो परिवहन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। तो दो तरीके से हमारे यहाँ परिवहन की व्यवस्था थी, एक बाय लैंड और एक बाय वाटर। तो दोनों ही तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग करते थे, अब वो चाहे देश के अंदर हो चाहे देश से बाहर हो। तो रोड जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। अज्यूम ए की इंपॉर्टेंस इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, पर्टिकुलरली इनलैंड ट्रेड एंड ट्रेड ओवरलैंड। तो संचार के साधनों के रूप में सड़कों ने विकास की पूरी प्रक्रिया में विशेष रूप से अंतरदेशीय, छोटे छोटे राजा थे हमारे यहाँ, तो वो अंतरदेशीय व्यापार कहा जा रहा है, और भूमि पर व्यापार के लिए महत्व ग्रहण किया था। तो इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी रोड की। रोड के थ्रू ही हमारा जो मेन ट्रेडिंग हो रही थी वो हो रही थी ज्यादा। द नॉर्दर्न रेड रोडवेज, जो उत्तरी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम इस समय रह रहे हैं, यहाँ अगर देखो ये समतल है, तो समतल होने की वजह से यहाँ पर जो रोड का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। तो इस नेटवर्क के थ्रू हम जितने भी साउथ एशियन ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ट्रेड को आगे बढ़ा पा रहे थे। और जो स्ट्रेच होता था ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला, तो कहां से कहां तक जा रहा था? बंगाल से तक्षशिला तक। There were also trade route in south spreading from east to west. वो सारा जो देखो, ये जो जितना भी यहां पर आपको बताया गया है, ये सारा नेटवर्क वो है जो बाय रोड था। तो यहां आपको जो भी इंपॉर्टेंस बताई गई वो बाय रोड्स की बताई, क्योंकि दो तरीके थे हमारे यहाँ, तो एक रोड से था और एक वाटर से। तो ये रोड की सारी इंपॉर्टेंस थी। अब जो हम आएंगे वो मेरीन टाइम पर आएंगे, मतलब कि जो अपना पानी वाला रास्ता है उसकी तरफ आएंगे। तो समुद्री व्यापार वैश्विक व्यापार नेटवर्क की एक और महत्वपूर्ण शाखा थी। एक्सपोर्ट करने के लिए हम इसका सबसे ज्यादा यूज किया करते थे, और जितने भी लोग हमारे देश में आए बाद में उन्होंने हमारे देश का अधिग्रहण भी किया, वो भी इन्हीं रूट्स के माध्यम से आए और ट्रेडिंग के बहाने ही हमारे देश में आए। अल्टीमेटली हमारी उस ट्रेडिंग जो एक विशेषता थी उसको कैप्चर कर लिया। तो सबसे पहले मालाबार कोस्ट आता है। मालाबार कोस्ट आज के समय में भी एक महत्वपूर्ण कोस्ट है। तो मालाबार कोस्ट ऑन विच मुचरिस इज सिचुएटेड हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मेरीन टाइम ट्रेड गोइंग बैक टू द एरा ऑफ रोमन एम्पायर। तो देखिए इतना पुराना है कि रोमन एम्पायर से ये एक मेन इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट था, जिसके थ्रू जो है हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। पीपर was particularly valued in Roman Empire and was known as black gold। तो जो पीपर होता है, पीपर को हम काली मिर्च कहते हैं। तो काली मिर्च का इतना ज्यादा विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में बहुत महत्व उसको दिया गया था, और क्योंकि वो काली मिर्च थी तो काले होने के कारण उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। तो ये ट्रेडिंग का सबसे जो महत्वपूर्ण एक वस्तु थी वो थी, इसीलिए इसको गोल्ड के इक्विवेलेंट कंपेयर किया गया है। आगे चले हम। तो कैलिकट आता है। तो कैलिकट was such a bustling emporium that it was even visited by Chinese ship to acquire items like frankincense, जिसको हम एसेंशियल ऑयल कहते हैं, और मिर्र जिसको हम फ्रेगनेंट कहते हैं, इत्र जिसको कहा जाता है, जो यूज होता है परफ्यूम बनाने में, मेडिसिन बनाने में। तो इनके अगर उसमें हिंदी में नाम देखें तो आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। गंधार, तो ये एक ऐसा इत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, परफ्यूम बनाने में और दवाइयों बनाने में यूज करते हैं। ये फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एज वेल एज पीपर
डायमंड एंड पर्ल्स और कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो कालीकट एक ऐसा वेस्ट विक्रय केंद्र था, एक ऐसा सेलिंग सेंटर था जो मध्य पूर्व में लोबार, जिसको आवश्यक तेल कहते हैं, गंधार के बारे में आपको बता ही दिया, के लिए चीनी जहाज यहां पर आते थे और भारत से काली मिर्च, हीरे, मोती और कपास भी ले जाते थे। तो लेने तो इन चीजों को आते थे, बट इनके साथ क्योंकि हमारे यहाँ पीपर जो है, ब्लैक गोल्ड, ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, बहुत इंपॉर्टेंस थी इसकी, इसके साथ हीरे, मोती, वो भी चाइनीज लोग हमारे यहां से ले जाते थे। और चले आगे, तो कोरमंडल तट या कोस्ट एंड पुलिकट। अब कोरमंडल कोस्ट के ऊपर पुलिकट जो है, वाज ए मेजर पोर्ट, ये एक मेजर बंदरगाह था इन 17th सेंचुरी। टेक्सटाइल, अब इस रूट से क्या जाता था? टेक्सटाइल, कपड़े। आज भी हमारा देश जो है कपड़े में एक्सपोर्टर है। तो टेक्सटाइल वर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम पुलिकट टू साउथ ईस्ट एशिया। तो हम टेक्सटाइल को पुलिकट से कहां भेजते थे? साउथ ईस्ट एशिया भेजते थे। तो ये सारा जो है मरीन टाइम में है। और इसकी भी देखिए, आप जितनी भी चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे आपको लगता है कि हमारे देश में इन चीजों का पहले से ही भंडार था, और जिस भंडार को विदेशियों ने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया और हमें एक तरीके से कहीं तो वीक किया। आज की डेट पर हम उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। तो व्यापारिक समुदाय मजबूत हुआ, तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इमरजेंस हुआ किस किस का, हमने देखा कि जो मीडिएटर थे उनकी इमरजेंस हुई थी। तो धीरे धीरे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड ट्रेड। दे आर, देश के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें अलग अलग समुदायों ने व्यापार में वर्चस्व स्थापित किया था, सुप्रीमेसी स्थापित की थी। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यापार करने वाली कुछ समुदाय थे, उनको आपके सामने यहां मैंने रखा है। अब देखिए, सबसे पहले जो आता है वो नॉर्दर्न रीजन आता है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। तो यहाँ पहले से ही पंजाबी और मुल्तानी कम्युनिटी ऐसी थी जो व्यापारी के रूप में अपने आप को आगे बढ़कर लेके आए और व्यापार करते थे। अगर हम गुजरात और राजस्थान की तरफ चलें तो यहाँ पर भाट्स या भट्स, ये लोग व्यापार में बहुत आगे थे। अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, स्पेशली अहमदाबाद की बात करें, तो यहां पर जो लोग थे वो महाजन के नाम से जाने जाते थे। तो ये जो महाजन कम्युनिटी है वो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती थी, जो उनका चीफ होता था, जो उनका हेड होता था, उसको हम नगर सेठ के नाम से जानते हैं। तो ये जब भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है देश की, तो नगर सेठ बहुत सुना है आपने, तो उनको नगर सेठ कहा जाता था, महाजन कम्युनिटी के जो चीफ होते थे उनको। अगर साउथ इंडिया में जाएं तो चट या चाट, जो ये लोग थे, ये व्यापार में बहुत आगे थे। और कुछ अदर अर्बन ग्रुप्स हैं, जैसे हकीम, वैद, वकील, पंडित, मुल्ला, जो टीचर्स कहे जाते थे, पेंटर, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर, ये भी लोग थे जो अलग अलग शहरों में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल लोग रहते थे। ठीक है, तो ये वो सब लोग हैं जो उस समय विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। तो जो कम्युनिटीज थी वो डोमिनेट कर रही थी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड को। आगे चलते हैं। अब मर्चेंट कॉरपोरेशन या व्यापारी निगम आता है। तो जो मर्चेंट कम्युनिटी थी, आल्सो ड्राइव पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स। ये वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो व्यापारिक समुदाय ने सहकारी समितियों से शक्ति और प्रतिष्ठा, तो देखिए सहकारी समिति, इसको गिल्ड कहा गया है, which were autonomous corporation formed to protect the interest of trader। तो व्यापारियों के हित के लिए इसको गठित किया गया था, बनाया गया था कि व्यापारी लोग प्रॉपर वे में अपने व्यवसाय को कर सके और जितने राजा महाराजा हैं उनसे उनको डिफरेंट जो ऑब्स्टेकल है, जो बाधाएं हैं वो ना आए
और या वो उन बाधाओं को टैकल कर सके। तो ट्रेड और इंडस्ट्री टैक्सेस, क्योंकि उस समय भी टैक्स लेने की प्रथा थी जो आज भी है, सरकार या राजा अपने क्षेत्र या अपने जो भी काम उन्हें करने होते थे उनको कैसे करते थे, टैक्सेस से ही करते थे। तो रेवेन्यू कमाने का ये मेजर साधन था उस समय भी, और आज के समय में भी हमारी गवर्नमेंट का मेजर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्सेस है। तो ट्रेडर हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देनी पड़ती थी उन्हें। तो ये ऑक्ट्रॉय आज के समय में भी है, अब जरूर जीएसटी में जो है मर्ज हो चुका है। बाकी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जिसको हम चुंगी कर कहते हैं, अगर आप देखो यहाँ पर तो चुंगी कर इसको कहा जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप एक स्थान से या उस समय कहें तो एक राजा के क्षेत्र से दूसरे राजा के क्षेत्र में जाते थे तो वो चुंगी कर लेता था, ऑक्ट्रॉय लेता था, तो उसका भुगतान हमें करना पड़ता था। अब ये नगद भी होता था और तरह तरह से इसका भुगतान किया जाता था। तो ये तरीके थे जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती थी और जो व्यापारियों को टैक्सेस देने पड़ते थे। तो इसीलिए उन्होंने व्यापारी निगम भी बनाया था कि उनके साथ जो है किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। कस्टम ड्यूटी आज भी पे की जाती है। वेरीड अकॉर्डिंग टू द कमोडिटीज, तो ये जो वस्तुएं हैं उनके अनुसार ये जो है वेरी करती थी, इनका जो सीमा शुल्क है वो चेंज होता रहता था। टैरिफ वेरीड फ्रॉम प्रोविनेंस टू प्रोविनेंस, तो अलग अलग प्रांत, अलग अलग राजा महाराजाओं के क्षेत्र में ये जो टैरिफ का मतलब होता है कि कितना लगेगा, तो वो अलग अलग राजा महाराजाओं के क्षेत्र में चेंज होता रहता था। एक फेरी टैक्स था, ये भी शायद आपने वर्ड पढ़ा होगा जब एसएसटी आपने पढ़ी थी, ये ज्यादातर वर्ड उसी से आए हैं। तो फेरी टैक्स वाज अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, ये भी एक इनकम जनरेट करने का महत्वपूर्ण साधन था। इट हैड टू बी पेड फॉर पैसेंजर गुड्स, तो ये किसके ऊपर लगता था, पैसेंजर गुड्स के ऊपर या कैटल के ऊपर या कार्ट के ऊपर। तो ये किन सामग्रियों के ऊपर लगता था, जो यात्री होते थे उनको देना होता था, या जो सामान होते थे उनकी ट्रेडिंग करते थे उनको देना पड़ता था, जो जानवरों या मवेशियों की करते थे उनको, और गाड़ियों को भी देना पड़ता था। गाड़ियां जो परिवहन के रूप में यूज की जाती हैं आज के समय में भी, तो ये सारे टैक्सेस जब ही दिए जाते थे। आगे चलते हैं, परिवहन की व्यवस्था लगभग हमारी पूरी होती जा रही है। द राइट टू रिसीव लेबर टैक्स, एक और टैक्स आया। देखिए ये मेन सोर्स था किसी भी राजा का रेवेन्यू जनरेट करने का। वाज यूजुअली ट्रांसफर्ड टू लोकल बॉडीज, जिनको आज के समय में हम म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो जो निगम थे उनके पास कौन सा टैक्स जाता था, लेबर टैक्स। ठीक है, चलते हैं आगे। इस प्रकार से जो ट्रेडिंग हुई है वो आगे बढ़ी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा होता है। हिस्ट्री मैंने बता दी आपको, बेसिक जो ट्रेड का कंसेप्ट था, उसकी प्रकृति थी, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आपके सामने पहले से ही मैं रख चुका था। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू।